हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और साथ ही साथ जितने भी वीडियो आपके इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वो सारे वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार देखकर साथ ही साथ उसका प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो आज का यह जो सेशन है इसमें हम लोग जानेंगे टैको जनरेटर के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि टैको जनरेटर क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसके कितने टाइप होते हैं। तो इसके 2 टाइप होते हैं, एसी टैको जनरेटर और डीसी टैको जनरेटर। तो दोनों के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इसका डायग्राम के थ्रू हम इसको कंप्लीट समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक इस टॉपिक को आप रटे ही होंगे, चाहे कहीं पर भी आप पढ़े होंगे। तो आपको अगर बहुत अच्छी तरीके से आप लोग शुरू से ध्यान देकर पढ़े होंगे तब तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप लोग हवाई में पढ़े होंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। आप अभी सिर्फ और सिर्फ रट रहे होंगे। तो अभी भी आपके पास समय है, यह वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसको आसानी से इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, डायग्राम सभी चीज को यहाँ पर हम आपको याद करवा देंगे, अच्छे से समझा कर याद करवा देंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और साथ ही साथ आप लोग से यह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को सबसे पहले आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर हम आप लोग के लिए मेहनत करते हैं तो आप लोग का भी कुछ दायित्व बनता है कि हमें सपोर्ट करें। हमारे वीडियो को लगभग 55% ऐसे व्यूअर हैं जो सिर्फ व्यू करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग, अगर हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सेशन की ओर और सबसे पहले जानेंगे कि टैको जनरेटर होता क्या है। तो टैको जनरेटर जो है वो है एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। यह क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। इससे क्या पता चल रहा है कि यह जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वही पॉइंट यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि टैको जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। टैको जनरेटर क्या है? तो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह जो है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है टैको जनरेटर प्रोड्यूस एन आउटपुट वोल्टेज दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स शार्प स्पीड। ये जो टैको जनरेटर है इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शार्प स्पीड के। जो ये वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके शार्प स्पीड से। तो यह पॉइंट को आप जब हम इसमें वर्किंग इसका समझाएंगे तब यह पॉइंट आपको क्लियर होगा। ये शॉर्ट नोट्स के लिए ये सारे पॉइंट को हम शुरू में लिखे हैं ताकि आपको ये 3 पॉइंट भी अगर कम से कम लिखेगा तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाए। अब देखिए तीसरा पॉइंट है कि इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन जनरेटर। यह जो काम करता है वो इसका वर्क जो करता है, इसका जो प्रिंसिपल होता है, वर्किंग प्रिंसिपल, वो होता है इंडक्शन जनरेटर पर बेस्ड होता है। अब देखिए डिपेंडिंग अपॉन इनपुट के आधार पर इट इज ऑफ 2 टाइप। इनपुट जिस तरह का हम इनपुट इसमें देते हैं, जैसे अगर डीसी इनपुट देंगे तो वो होगा डीसी टैको जनरेटर, अगर एसी इनपुट देंगे तो वो होगा एसी टैको जनरेटर। तो इनपुट के आधार पर इसको हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, जो कि होता है एसी टैको जनरेटर और डीसी टैको जनरेटर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो डीसी टैको जनरेटर के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि नाम में ही है डीसी, तो आप डीसी मोटर पढ़े होंगे, सर्वो मोटर पढ़े होंगे और यहाँ पर डीसी टैको जनरेटर पढ़ रहे हैं। जितना जगह डीसी होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग जो है वो परमानेंट मैग्नेट का उपयोग करेंगे। यह बात तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि जहां पर भी हम डीसी वर्ड आ जाता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग परमानेंट मैग्नेट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी वही हम कर रहे हैं कि इसके कंस्ट्रक्शन में 2 परमानेंट मैग्नेट को लगाते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल का 2 मैग्नेट लगाते हैं और इसके बीच में जो है वो रोटर को, टैको जनरेटर का जो रोटर है उसको प्लेस करते हैं। तो ये परमानेंट मैग्नेट का काम क्या होता है कि ये परमानेंट मैग्नेट इन दोनों पोल के बीच में जो है वो क्या कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। अब देखिए आप पढ़े होंगे फैराडेज लॉ के अनुसार कि जब एक कंडक्टर को हम कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड या परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में या किसी तरीके के मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसको हम रोटेट कराते हैं तब उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडक्टर पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है और उस ईएमएफ का वैल्यू जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि उसको हम कितना स्पीड से रोटेट करा रहे हैं उस पे। तो यही जो इसका मेनली जो डीसी टैको जनरेटर है इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो इसी पर आधारित है कि जब हम देखिए यहाँ पर नॉर्थ और साउथ 2 पोल है मैग्नेट का, तो ये 2 पोल मिलके क्या करेगा, इसके बीच में परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और यह जो रोटर है या जो यह आर्मेचर है और यह जो रोटर है इसमें क्या होगा, कंडक्टर होगा। और इस रोटर का जो शाफ्ट है उसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं किससे, जिस मशीन का रोटेशन को हमको फाइंड आउट करना है कि कितना स्पीड से रोटेट कर रहा है उसके शाफ्ट से इसके
जो टैको जनरेटर है इसके रोटर के शाफ्ट को हम कनेक्ट कर देते हैं। इससे होता क्या है कि जिस स्पीड में वह जो मशीन है, वह जो इक्विपमेंट है वो रोटेट कर रहा है, उसी स्पीड में ये रोटर रोटेट करेगा। और अभी ही हमको आपको बताएं कि फैराडेज लॉ के अनुसार क्या है कि यहाँ पर देखिए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बीच में ये रोटर जब रोटेट करेगा तो इस पर क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा। और यह जो ईएमएफ होगा वह डिपेंड करेगा किस पर, कि ये कितना स्पीड से रोटेट कर रहा है। जितना स्पीड से रोटेट करेगा उसी स्पीड से, उसी अमाउंट में यहाँ पर ईएमएफ इसका जनरेट होगा। अब यस, इस ईएमएफ को कलेक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, क्योंकि इसमें तो जो होगा वो एसी होगा और हमको डीसी टैको जनरेटर है तो यहाँ पर ये डीसी मेजर करेगा। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर कम्यूटेटर और ब्रश का एक सेगमेंट हम लगाते हैं। यहाँ पर कम्यूटेटर और ब्रश का एक सेगमेंट लगाते हैं जो कि क्या करता है कि ब्रश तो यहाँ से करंट को कलेक्ट करता है और कम्यूटेटर उसको एसी, क्योंकि यहाँ पर रोटर में तो एसी जनरेट होगा। क्योंकि आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जितने भी जनरेटर होते हैं, चाहे वो डीसी हो चाहे वो एसी हो, उसके रोटर में जो प्रोड्यूस होता है वो एसी करंट ही प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर से यह जो है वो ब्रश जो है वो करंट को मेजर करेगा, माने कलेक्ट करेगा, और कम्यूटेटर जो है उसको कन्वर्ट करेगा सबसे पहले एसी को डीसी में। और यहाँ पर से यह जो है मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर है, यह यहाँ पर मेजर कर लेगा कि कितना वोल्ट यहाँ पर आउटपुट में हमको मिल रहा है। उसी अनुसार इसका कुछ मैकेनिज्म होता है, उसके आधार पर यह पता कर लेता है कि इसका स्पीड कितना है। तो पूरा वर्किंग और कंस्ट्रक्शन यही है। एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि कंस्ट्रक्शन में इसका क्या हम लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर हम मैग्नेट लगाते हैं और साथ ही साथ एक रोटर लेते हैं जो कि टैको जनरेटर का रोटर होता है। इस रोटर के साथ साथ यहाँ पर हम ब्रश और कम्यूटेटर का एक सेगमेंट लेते हैं, पूरा सेगमेंट लगाते हैं और साथ ही साथ एक मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। उसके बाद इसका वर्किंग में क्या है कि परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में जब रोटर को हम रोटेट कराएंगे तो वहां पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उस ईएमएफ को हम कलेक्ट कर लेंगे ब्रश के थ्रू और कम्यूटेटर के थ्रू एसी को डीसी में कन्वर्ट करके उसको हम मूविंग कॉइल तक भेज देंगे और वह मेजर कर लेगा। तो यही इसका पूरा वर्किंग फेनोमेना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वर्किंग फेनोमेना और कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड जैसे जैसे आप डायग्राम में दिख रहे हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पर हम सारे पॉइंट को लिखे हैं। तो आप लोग थोड़ा एक बार ध्यान से वीडियो में बने रहें और लास्ट तक देखें कि क्या क्या हम बता रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए पॉइंट हमारा क्या है कंस्ट्रक्शन में। द डीसी टैको जनरेटर कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मोटर। डीसी टैको जनरेटर जो होता है उसमें एक स्मॉल मोटर होता है हैविंग कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर क्या है कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मतलब हैविंग कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है विच इज प्रोड्यूस बाय परमानेंट मैग्नेट, जो कि प्रोड्यूस होता है हमारा परमानेंट मैग्नेट के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ रोटेटिंग आर्मेचर सर्किट विच इज प्लेस्ड बिटवीन परमानेंट मैग्नेट। क्या करा है कि वह जो है मतलब टैको जनरेटर वो रखता है रोटेटिंग आर्मेचर सर्किट को, जो कि प्लेस्ड होता है उसके परमानेंट मैग्नेट के बीच में। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रोटर है वो दोनों मैग्नेट के बीच में प्लेस्ड है। तो वही पॉइंट वहां पर लिखे हैं। नेक्स्ट है ऑल्सो इट कंसिस्ट ऑफ ए कम्यूटेटर एंड ब्रश असेंबली। इसमें क्या होता है कि कम्यूटेटर और ब्रश असेंबली जो होता है, यहाँ पर आप जो ये देख रहे हैं यहाँ पर क्या है तो ये कम्यूटेटर एंड ब्रश असेंबली का एक अरेंजमेंट लगा हुआ होता है। तो कंस्ट्रक्शन में तीनों पॉइंट आप देख लिए होंगे। साथ ही साथ अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं कि इसको मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पर मूविंग वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर का। अब देखिए इसका वर्किंग में आते हैं। तो वर्किंग में क्या है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन जनरेटर। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो इंडक्शन जनरेटर की तरह है, इंडक्शन जनरेटर पर ये काम करता है। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट वी हैव टू कनेक्ट द रोटर ऑफ द टैको जनरेटर टू अ शाफ्ट ऑफ अ स्पीड टू मेजरिंग डिवाइस। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको बताए भी थे कि इसका जो रोटर जो होता है, रोटर का जो शाफ्ट होता है, इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं वैसे इक्विपमेंट के साथ जिसका कि हमको रोटेशन को फाइंड आउट करना होता है। उसके शाफ्ट में इसके रोटर को हम कनेक्ट कर देते हैं। जितना स्पीड में वो शाफ्ट घूमेगा उतने स्पीड में रोटर घूमेगा। और आपको यहाँ पर बताए हैं कि जो रोटर अगर कोई भी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी कंडक्टर को हम रोटेट करते हैं तो उस पर ईएमएफ जनरेट होता है। उसी कंडीशन से यहाँ पर रोटर पर एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो वही पॉइंट यहाँ पर है कि फर्स्ट वी हैव टू कनेक्ट द रोटर ऑफ टैको जनरेटर टू द शाफ्ट ऑफ स्पीड मेजरिंग डिवाइस। जिस स्पीड मेजरिंग डिवाइस के शाफ्ट से हम टैको जनरेटर के रोटर को हम कनेक्ट कर देते हैं। एज वी नो डेट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, व्हेन अ कंडक्टर इज रोटेटेड इन परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, जब हम कंडक्टर को परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं, देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस, तब वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है इन द कंडक्टर में। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ कंडक्टर। जो मैग्नीट्यूड होता है, जितना कि ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कि कितना स्पीड में हमारा कंडक्टर जो है वो रोटेट कर रहा है उस पर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सो हियर व्हेन द रोटर ऑफ टैको जनरेटर इज रोटेटेड इन परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, जब यहाँ पर टैको जनरेटर का रोटर जो है वो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा,
देन द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड विच इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ शाफ्ट। यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होता है जो कि प्रोपोर्शनल होता है शाफ्ट के स्पीड से। तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप थीटा देखें तो ये थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। आप चाहे तो यहाँ पर ओमेगा भी लिख सकते हैं। ओमेगा यहाँ पर आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो आप दोनों चीज लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं और ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखें ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यहाँ पर लिखें, या यहाँ अगर यहाँ पर हम ओमेगा लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ ओमेगा लिखेंगे तो ये होगा ई टी इजकल टू के टी अपॉन में डी थीटा अपॉन में डी टी, क्योंकि थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ओमेगा हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो ओमेगा अगर वेलोसिटी होता है तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट डी थीटा अपॉन में डी टी करेंगे तो हमारा पर ओमेगा का वैल्यू ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। ईटी यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाए हैं तो उसके जगह पर हम केटी दिए, जहाँ पर केटी इजकल टू डी थीटा अपॉन में डीटी किए हैं। तो यहाँ पर ई जो है वो क्या है, आउटपुट वोल्टेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो है यहाँ पर से जो ये निकलेगा तो यहाँ पर वोल्टेज जो निकलेगा उसका वैल्यू जो होगा वो ई होगा। तो वो आप लोग देख लिए। अब यहाँ पर देखिए ई जो है वो क्या है, आउटपुट वोल्टेज है, और थीटा जो है वो रोटर डिस्प्लेसमेंट है, कितना रोटर डिस्प्लेस कर रहा है वो है, और केटी जो है वो सेंसिटिविटी ऑफ टैको जनरेटर है। तो यह था इसका पूरा वर्किंग। अब देखिए क्या आता है कि पोलरिटी ऑफ आउटपुट वोल्टेज डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ शाफ्ट। इसका जो पोलरिटी होता है, आउटपुट वोल्टेज का पोलरिटी मतलब कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो डिपेंड करता है कि हमारा रोटेशन जो है वो शाफ्ट का कैसे हो रहा है। जिस डायरेक्शन में उसका रोटेशन होगा उसी के अनुसार उसका पोलरिटी भी आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो इस डीसी टैको जनरेटर में क्या दिक्कत है जिसकी वजह से कि हम एसी टैको जनरेटर का एसी टैको जनरेटर का भी आविष्कार किए, एसी टैको जनरेटर का भी यूज में लेना शुरू किए। तो इसमें दिक्कत क्या है कि हाई फ्रीक्वेंसी रिपल जनरेटेड बाय द कम्यूटेटर ब्रश असेंबली। जहां पर भी कम्यूटेटर और ब्रश असेंबली होता है वहां पर ऑसिलेशन होता है। वहां पर क्या होता है, आप पढ़े भी होंगे जब डीसी मोटर और ट्रांसफार्मर पढ़ाए थे उसमें भी आपको बताए थे कि डीसी मोटर के केस में क्या होता है कि जहां पर ब्रश होता है वहां पर स्पार्किंग होता है, स्पार्किंग से लॉसेस होता है, साथ ही साथ वहां पर वाइब्रेशन होता है। तो यही इसका मेन प्रॉब्लम था कि वहां पर हम लगाए हुए थे क्या, ब्रश और कम्यूटेटर असेंबली लगाए हुए थे, जिसके कारण कि क्या हो रहा था, यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी का रिपल जनरेट हो रहा था या ऑसिलेट यह कर रहा था। उसके साथ साथ इसका और एक ड्रॉबैक है कि इसका मेंटेनेंस जो होता है वो डिफिकल्ट होता है। तो यह इसका ड्रॉबैक है। इसी ड्रॉबैक को कंप्लीट करने के लिए, इसको हटाने के लिए हम लोग एसी टैको जनरेटर का उपयोग करते हैं। तो आप अभी तक डीसी टैको जनरेटर को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं एसी टैको जनरेटर में। इसमें भी हम कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही इसमें देखेंगे, क्योंकि लगभग सेम ही होता है, बस इसका इनपुट अलग होता है और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में इसका चेंज होता है। देखिए क्या है कि इस कंसिस्ट ऑफ टू फेज इंडक्शन मोटर। इसमें जो होता है मोटर जो होता है वो टू फेज का इंडक्शन मोटर होता है, विच हैविंग टू स्टेटर वाइंडिंग अरेंज इन 90 डिग्री स्पेस। और यहाँ पर जो होता है इसमें टू स्टेटर वाइंडिंग होता है जो कि 90 डिग्री स्पेस में होता है। जैसे कि आप एसी सर्वो मोटर पढ़े थे तो उसमें भी आपको बताए थे कि एक जो हमारा था यहाँ पर दो बाइंडिंग, वहां पर भी हम उपयोग कर रहे थे, तो यहाँ पर भी हम लोग दो बाइंडिंग उपयोग करेंगे। जहां पर भी एसी में सिंगल फेज ये मोटर जो आता है या टू फेज मोटर जाता है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर हम एक ही बाइंडिंग को दो भाग में स्प्लिट करते हैं। दोनों बाइंडिंग जो होता है या एक ही बाइंडिंग को दो भाग में स्प्लिट करते हैं। अगर टू फेज का है तो दो बाइंडिंग हमको मिल जाएगा, तो वहां पर हम उसको 90 डिग्री में स्पेस कर देते हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रखते हैं। तो वही यहाँ पर बोला गया है, जो कि यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हैं। दूसरा क्या है कि रोटर इज नॉट कंडक्टिवली कनेक्टेड। यहाँ पर रोटर जो होता है वो कंडक्टिवली कनेक्टेड नहीं होता है, वो कैसा होता है तो इंडक्टिवली कनेक्टेड होता है। यहाँ पर क्या होता है, इंड्यूस होता है। इसमें यह जो होता है यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो यह इसमें लिंकअप होता है। तो वही कह रहा है कि रोटर इज नॉट कंडक्टिवली कनेक्टेड। रोटर जो हमारा होता है वो एक्सटर्नल सर्किट से कंडक्टिवली कनेक्टेड नहीं होता है। उसके बाद कह रहा है साइनोसॉइडल वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन द एक्साइटेशन वाइंडिंग। एक्साइटेशन वाइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि साइनोसॉइडल वोल्टेज को देते हैं। When the rotor is stationary, जब रोटर हमारा रुका हुआ होता है, जब रोटर हमारा रोटेट नहीं होता है, नो ईएमएफ इज इंड्यूस इन द आउटपुट बाइंडिंग। आउटपुट बाइंडिंग में किसी तरह का ईएमएफ जो हमारा है वो इंड्यूस नहीं होता है। यहाँ पर देखिए जब इसमें इसको हम रोटेट ही नहीं कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में रहते ही भी अगर हम कंडक्टर को रोटेट नहीं कराएंगे तो उसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, और जब इसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होगा तो वहाँ पर आउटपुट कैसे कुछ शो करेगा, तो कुछ नहीं शो करता है। वही कह रहा है रोटर इज स्टेशनरी, जब रोटर स्टेशनरी होता है, नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन आउटपुट बाइंडिंग। आउटपुट बाइंडिंग में किसी तरह का ईएमएफ हमारा जो होता है वो इंड्यूस नहीं होता है। एंड देयरफॉर द आउटपुट वोल्टेज इज जीरो। उस समय जो हमारा होता है आउटपुट वोल्टेज होता है वो जीरो होता है। व्हेन द मोटर रोटेट, जब हमारा मोटर रोटेट करता है, ए वोल्टेज एट द रेफरेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी इज इंड्यूस इन द आउटपुट बाइंडिंग। जब यह रोटर रोटेट करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो
ये जो आउटपुट वाइंडिंग है उसमें एक रेफरेंस फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है जो कि ओमेगा सी होता है, वो इसमें इंड्यूस हो जाता है। उसके बाद करा है द मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द रोटेशनल स्पीड। मैग्नीट्यूड जो होता है आउटपुट वोल्टेज का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि रोटर हमारा कितना स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो दोनों के केस में यही होता है, या डीसी टेकोजेनेटर हो या एसी टेकोजेनेटर हो, उसका कितना अमाउंट में वोल्टेज प्रोड्यूस होगा या वोल्टेज इंड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि हमारा रोटर कितना स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, जिसको कि हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटा के फिर वही सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लिखना होगा। अब देखिए, अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ शाफ्ट रोटेशन काउज 180 डिग्री फेज शिफ्ट इन द आउटपुट वोल्टेज। जब यहाँ पर क्या है कि अगर हम इसके रोटेशन को चेंज करेंगे, रोटेशन के डायरेक्शन को अगर हम चेंज करेंगे तो इसमें जो होता है वो इसके आउटपुट में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है। किसमें? एसी के केस में। डीसी के केस में ऐसा कुछ नहीं था। अब देखिए क्या है कि व्हेन द आउटपुट इज इन फेज, जब आउटपुट हमारा इन फेज में होता है, मतलब सेम फेज में होता है विद द रेफरेंस वोल्टेज के रेस्पेक्ट में द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज सेट टू बी पॉजिटिव। तब जो डायरेक्शन होता है रोटेशन का वो पॉजिटिव माना जाता है। एंड व्हेन द आउटपुट वोल्टेज इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, जब इसका आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, तो द रेफरेंस वोल्टेज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मतलब रेफरेंस वोल्टेज से इसका आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। तब जो होता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो होता है उसको कह सकते हैं हम लोग कि वह जो होता है वो निगेटिव होता है। तो यहाँ तक एसी टेकोजेनेटर और डीसी टेकोजेनेटर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, हम यही उम्मीद करते हैं। और अभी आपको यह फील हो गया होगा कि हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। शॉर्ट नोट्स में आपको अगर कहेगा तो आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं और साथ ही साथ इसके डिमेरिट जो होता है कुछ डिमेरिट भी लिख सकते हैं कि इसका अगर चाहें तो इसमें शॉर्ट नोट्स में भी इसका टाइप लिख सकते हैं, टाइप के बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर 6 मार्क्स में आपको देता है और इसका वर्किंग देता है तो वर्किंग में के साथ साथ आप एक कोई भी टेकोजेनेटर को डिफाइन थोड़ा अच्छी तरीके से कर देंगे, या डीसी या एसी दोनों में से एक को, तो आपको आसानी यही होगा कि आप डीसी टेकोजेनेटर पर ज्यादा प्रीफर करें और डीसी टेकोजेनेटर को ज्यादा, मैंने डीसी टेकोजेनेटर एसी टेकोजेनेटर से बनाना, इसका फिगर भी आसान है और साथ ही साथ इसमें उतना ज्यादा हमको दिमाग लगाना भी नहीं पड़ेगा। तो यह था आज का हमारा सेशन। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन से आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है तो अपने कलीग, अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल है, आपके जितने भी जूनियर है जो कि इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है, उसको इस चैनल से आप जोड़िए, क्योंकि उनको भी बेनिफिट मिलेगा। जिस तरह आपको बेनिफिट मिल रहा है उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्रेजी पॉलिटेक्निक परिवार की फैमिली को और बढ़ाइए और हमें सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज ही एक नए टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो में इतना ही। थैंक यू।